check. Okay. So I think I'm live. So very good afternoon to all of y'all. Good afternoon to all of y'all watching the lectures online through YouTube. तो आज का दिन जो है वो काफी खास दिन है. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए इंटर लॉ के सारे अमेंडमेंट्स करने वाले हैं. एंड फॉर्चुनेटली फॉर ऑल, फॉर द नवंबर अटेम्प्ट ज्यादा कोई अमेंडमेंट्स है नहीं. इंस्टीट्यूट ने आरटीपी के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए हैं, बट out of all the amendments that the institute has notified, almost half of them are the earlier amendments which were already covered in the classes also and were covered in the notes also. तो गिने चुने मुझे लगता है जो नए amendments है कुछ 3 या 4 है, उससे ज्यादा आप लोगों को amendments नहीं होते हैं. तो जैसे इंस्टीट्यूट का पैटर्न होता है आप लोग जानते होंगे that all those amendments which have been notified 6 months before the examinations are applicable. तो अगर आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर में है, अप्रैल एंड तक जो भी चेंजेस आए हैं वही सारे चेंजेस आपको एप्लीकेबल होते हैं. तो 30 अप्रैल 2022 तक जो भी चेंजेस आए हैं बस उतने ही अमेंडमेंट्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है. हो सकता है उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं, बट इंस्टीट्यूट आपसे ये अमेंडमेंट्स करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करता है. जैसे कुछ दिन पहले ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज हुआ है, देयर वाज अ चेंज इन द रूल और वो नंबर्स को प्रिस्क्राइब किया गया है हायर एज कंपेयर टू व्हाट आई हैड टॉट इन द क्लास. ओके, बट नाउ दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू यू जो अभी चेंज हुआ है. क्यों? क्योंकि ये तो अभी कुछ दिन पहले आया है ना. सिर्फ वही सारे चेंजेस जो 30 अप्रैल 2022 तक आए हैं, बस वही सारी चीजें जो होती है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है. बट जहां तक आज के ये लेक्चर की बात है, आज मैं इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट नोट्स के हिसाब से जाने वाली हूं और इंस्टीट्यूट ने जो सारे अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए हैं, चाहे वो पुराने वाले हैं या चाहे वो पहली बार आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आई एम नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. आई विल बी कवरिंग अप ऑल द अमेंडमेंट्स. ऑफ कोर्स एक एक अमेंडमेंट करते वक्त मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन से सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने कर लिए थे और कौन से वाले नए वाले हैं. बट एज ए स्टूडेंट वैसे भी ये सारी चीजें अमेंडेड है तो आपके लिए तो वैसे भी रिविजन हो ही रहा है. तो योर डोंट डिफरेंशिएट ये पुराना वाला है या ये नया वाला है. ठीक है, आप लोगों के लिए एवरीथिंग शुड बी द सेम. ऑफ कोर्स यस, जो भी सारे प्रोविजन अमेंडेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. ये चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेबल, बट एवरीथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट. अदर लॉज में तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया, तो 4 अदर लॉज है उसमें तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है. और ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें कुछ अमेंडमेंट्स है जिसमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऑलरेडी करवाए गए थे क्लास में, ये पुराने ही है जो इंस्टीट्यूट ने डाले थे, और कुछ नई चीजें हैं जो आज हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं. ये जो अमेंडमेंट के नोट्स है मैंने इसी लेक्चर में कमेंट पिन किया है, अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन में भी आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. एंड इफ नॉट दीज नोट्स तो फिर आप लोग जानते हो ICAI.org पे ये सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज स्टूडेंट्स पोर्टल पे ये सारे अमेंडमेंट्स जो है वो एप्लीकेबल है. प्लीज रिफर द नोट्स सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू कनेक्ट विद द टॉपिक्स. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट आज हमारा अमेंडमेंट क्लास है, बट आफ्टर दैट यू नो ऑन द 27th एंड 28th आर ऑल्सो द रिविजन लेक्चर्स, जहां पे हम क्या करने वाले, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करने वाले हैं सो दैट इट गिव्स यू अ बूस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. बट अमेंडमेंट करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए पहले मैंने अमेंडमेंट क्लास ले लिया है एंड देन सेपरेटली वी विल बी टेकिंग द रिविजन क्लासेस. सो आई होप यू आर ऑल रेडी. लेट्स बिगिन विद द अमेंडमेंट क्लास.
गुड आफ्टरनून मयंक, गुड आफ्टरनून नित्या, मिस्टर अरोरा, चलो आ जाइए. So these are the notes that I have given in the comment section. I have pinned that particular note link also. हम लोग शुरू करते हैं with the amendment. पहले चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है. जहां तक चैप्टर नंबर 2 है कंपनीज एक्ट का, चैप्टर नंबर 2 was relating to incorporation and the matters that were incidental thereto. अब उसमें एक था सेक्शन नंबर 16, नाम को चेंज करने की बात. सेक्शन का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. बहुत बार ऐसा हो जाता है आरओसी से गलती से मिस्टेक हो जाती है और आरओसी आपको ऐसा नाम ग्रांट कर देता है जो किसी और दूसरे कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है, या तो फिर ऐसा नाम ग्रांट हो जाता है जो किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है. अब अगर आपके कंपनी का नाम किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क से मैच होता है, मिलता जुलता है, तब ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है वो 3 सालों के अंदर, आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 3 सालों के अंदर सीजी के पास जा सकता है और कह सकता है, हे सीजी देखो, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. और आपसे मतलब आरओसी से गलती से मिस्टेक हो गई है और मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम किसी नई कंपनी को अलॉट हो चुका है. सीजी आप प्लीज वो कंपनी को कहिए अपना नाम चेंज करने के लिए. तब सीजी नोटिस देता है उस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को और उसी नोटिफिकेशन के द्वारा, उसी नोटिस के द्वारा उस कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ता है. अब ये जो चेंजेस है उस कंपनी को करने पड़ते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. यही 3 months मैंने क्लासेस में भी पढ़वाया था. तो अगर आपने मेरी नवंबर 2022 की क्लासेस ली थी, इट वाज ऑलरेडी टॉट टू यू इनहेरेंटली इन द क्लास ओनली. सो बेसिकली दिस इज नॉट एनी न्यू अमेंडमेंट. चाहे आपका कंपनी का नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर है या चाहे आपके कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क से सिमिलर है, अगर आपको सीजी का नोटिस आया है नाम चेंज करने के लिए, यू विल हैव टू गेट योर कंपनीज नेम चेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. अर्लियर इट वाज 6 months फॉर ट्रेडमार्क, बट अमेंडमेंट के बाद इट हैज बीन मेड टू 3 months. तो अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. चाहे नाम आइडेंटिकल है या चाहे आपका नाम ट्रेडमार्क से सिमिलर है, सीजी का अगर नोटिस आया है तो 3 महीनों के अंदर एमसीक्यू आ सकता है. 3 महीनों के अंदर यू नीड टू गेट योर नेम चेंज्ड. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट. खैर इट्स अ वेरी old amendment. I think amendment was dated on the 22nd of July 2021, because of which it was already taught to you in class. But क्योंकि ICI ने इस amendment को prescribe किया है, हो सकता है आपको MCQ के रूप में इसके ऊपर सवाल आए. Okay, so that is why I have also given it in the amendment note. एक बार हम read कर लेते हैं. आ जाइए. तो देखो सेक्शन 16 के द्वारा, सेक्शन 16 में आप कर रहे हो आपके कंपनी का नाम रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मतलब गलती को सुधारना. तो गलती हो गई है, आपका नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर है या आपका कंपनी के नाम की ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो सीजी ने अगर आपको नोटिस दिया है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपके कंपनी का नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. चलो 3 महीनों के अंदर आपने नाम चेंज नहीं किया, 3 महीनों के अंदर, सुनो इसमें भी अमेंडमेंट है, 3 महीनों के अंदर आपने आपके कंपनी का नाम चेंज नहीं किया है तो अर्लियर देयर वाज अ पनिशमेंट दैट वाज प्रिस्क्राइब. बट अब हम लोग इस ओपिनियन के हैं लॉ मेकर, पनिश करके क्या मतलब होगा, जो नाम अनडिजायरेबल है वो तो अनडिजायरेबल ही है, सो दैट्स नॉट सॉल्विंग द पर्पस. तो अब हमने क्या किया है, उस पनिशमेंट को हटा दिया. उसके बदले में हमने कहा है अगर इन 3 महीनों में आपने आपके कंपनी का नाम चेंज नहीं किया ना तो सीजी खुद आपका नामकरण कर लेगा. सीजी आपको खुद नया नाम जो है वो दे देगा एंड दैट विल बी योर कंपनीज नेम. ठीक है, बाद में आपका ये नाम हो गया, आपको ये नाम पसंद नहीं आया तो सेक्शन 13 अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम का जो प्रोसीजर था एसआर पास करने के बाद, अगर आप चाहते हो देन यू कैन गेट योर नेम चेंज्ड. सो दिस इज अ वेरी एप्ट अमेंडमेंट जहां पे हमने कह दिया भाई हमको पैसे वैसे नहीं चाहिए फाइन की तरह, उसके बदले में आप क्या करो, ये जो अनडिजायरेबल नाम है
जो किसी दूसरे कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है, उस नाम को जो है आप चेंज करवा लो। तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाएगा, सीजी खुद आपका नामकरण कर लेगा और आपको एक नया नाम दे देगा। और सीजी का दिया नाम अगर आपको पसंद नहीं आया तो देन यू कैन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम name clause and then you can pass a special resolution and get your company's name changed voluntarily. वॉलंटरीली मतलब स्यू मोटो, अपने आप से आप क्या कर रहे हो, आपके कंपनी का नाम चेंज कर दे रहे हो अगर आपको सीजी का दिया गया नाम पसंद नहीं आया है। तो देखिए, दिस इज सेक्शन नंबर 16, चैप्टर नंबर 2। अगर सीजी के ओपिनियन में आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, तो सीजी आपको नोटिस दे सकता है और यही नोटिस के इंस्ट्रक्शंस जो है आपको 3 महीनों के अंदर कंप्लाई करने पड़ेंगे आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कौन सा है, स्पेशल नहीं है, ओआर है। सेक्शन 16 में रेजोल्यूशन कौन सा है, ओआर है। और एक बात की गई थी सेक्शन नंबर 16 में, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपनी का नाम किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। अब ऐसे केस में जो प्रोप्राइटर है ऑफ दिस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वो सीजी को अप्लाई कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस न्यू कंपनी, और कह सकता है हे सीजी देखो, इस कंपनी को जो नया नाम अलॉट हुआ है वो मेरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, आप प्लीज वो कंपनी को अपना नाम बदलने के लिए कहिए। तब जब सीजी ने आपको नोटिस दिया आपका नाम चेंज करने के लिए, आपको आपके कंपनी का नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स, 3, 6, 9, 12, बोलो 3 months. So the correct option will be 3 months. Earlier it was 6. After the amendment it was changed to 3. This amendment was already taught to you in class, but I'm just revising the section so that you can correlate it to it. Okay? और जिन्होंने पुरानी क्लास ली थी तो प्लीज जस्ट मेक अ नोट ऑफ द चेंजेस। नाउ इट इज 3 months. Along with that, इन 3 महीनों के अंदर अगर आपने प्रोसीजर कंप्लाई नहीं किया और आपके कंपनी का नाम आपने चेंज नहीं किया तो सीजी के पास पावर है। क्या पावर है सीजी के पास, वो क्या कर सकता है, आपका नामकरण कर सकता है और आपको एक नया नाम दे सकता है। यस, और फिर ये जो नया नाम है वो वॉलंटरीली आप सेक्शन 13 का प्रोसीजर कंप्लाई करके चेंज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज योर नेम हैज बीन चेंज्ड यू विल आल्सो बी इशूड अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। yes or no guys, sure, 100%? yes, so this was the change under chapter number 2. chapter number 3, 4, 5 में कोई changes नहीं है। directly हम जाते हैं to chapter number 6, and this chapter number 6 was relating to registration of charges. charges का ये chapter था। इसमें एक छोटा सा change है, ज्यादा कुछ बड़ा change नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जानते हो कोई भी कंपनी ने अपने कोई भी एसेट के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया है, इसी चार्ज को क्या आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी है? अरे एकदम सिंपल सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 77। क्या कहता है ये सेक्शन नंबर 77? कोई भी कंपनी ने अपनी कोई भी एसेट के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया है, इसी चार्ज को 30 दिनों के अंदर आपको आरओसी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी है। 30 दिन नहीं तो एडिशनल और 30 दिन वगैरह वगैरह वो सब हमने देखा था, ठीक है, बट अभी हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो 30 दिनों के अंदर यू नीड टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी। CHG1, CHG9, क्या तुम्हें याद है? यस, अब ऐसे केस में यू नीड टू गेट दिस चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी। बट अब ये जो रूल में अमेंडमेंट आया है, देयर इज बेसिकली एन इंसर्शन। ये रूल कहता है, ये देखो रेड में जो है ना, दैट इज द अमेंडमेंट। ये रूल कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने, अब आपकी कंपनी कैसी कंपनी है? आपकी कंपनी है एक बैंकिंग कंपनी, और इसी बैंकिंग कंपनी ने लिया है एक लोन फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई के पास भी पावर है कि वो शेड्यूल्ड बैंक्स को लोन दे सकती है।
आरबीआई के पास भी पावर है कि वो शेड्यूल्ड बैंक्स को लोन दे सकती है। देखो बैंकर्स का काम क्या होता है, पैसे लेना और पैसे देना। बट पैसे देने के लिए क्या बैंकर के पास खुद पैसा होना जरूरी है? तो अगर से फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा आपको, मुझे, पब्लिक एट लार्ज को लोन देना चाहती है, लोन देने के लिए क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के पास खुद पैसा होना जरूरी है? तो अब वन ऑफ द सोर्सेज थ्रू विच अ बैंकर गेट्स मनी इज इट अप्लाइज टू द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन किसके पास गया है? हमारी बैंक, यस, गई है आरबीआई के पास। और हमारी बैंक ने क्या किया है? अप्लाई किया है फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। हमारी बैंक ने अप्लाई किया है फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। बट अब आरबीआई कह रही है, हे बैंक, मैं आपको लोन तो दे दूंगी, बट इसी लोन के बदले में आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए। आप मुझे क्या दीजिए? सिक्योरिटी। सो लाइक एनी अदर पर्सन, इवन आवर बैंक इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। और हमारी बैंक जब आरबीआई के पास गई लोन को अप्लाई करने के लिए, आरबीआई ने कहा हम आपको लोन दे देंगे, वी आर अलाउड टू डू दैट, बट इसी लोन के बदले में आप क्या करो? हमें सिक्योरिटी दीजिए। कल जाके अगर आपने डिफॉल्ट किया, we will enforce this particular security. So this security could be in the form of a promissory note. It could also be in the form of a document of title of pledge. Okay, तो document of title को जब आप pledge करते हो, document of title आपने I think Sale of Goods Act में किया था फाउंडेशन लेवल पे। तो जैसे कि रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट वर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स। इसी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को आपने प्लेज किया है, मतलब आपने आपके गुड्स को गिरवी रखा है। प्लेज करना मतलब सिक्योरिटी के तौर पे देना। और ऐसे केस में हमारी बैंक्स क्या कर सकती है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को प्लेज करके, मतलब सिक्योरिटी देकर लोन पा सकती है। सो यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन आफ्टर गिविंग सिक्योरिटी। Like we pledged our document of title. आपको याद है जब मैंने चार्जेस के चैप्टर की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था चार्ज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉर्गेज, प्लेज और वेरी गुड अ हाइपोथिकेशन। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को प्लेज किया है, क्या चार्ज क्रिएट हुआ है? और अगर चार्ज क्रिएट हुआ है मेरी एसेट के ऊपर, मुझे सेक्शन 77 के तहत क्या इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करना जरूरी है? बट अब ये रूल में इंसर्शन आने के बाद लॉ मेकर कहते हैं दिस चार्ज नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। दिस चार्ज नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विथ द आरओसी। मैं वापस से कहती हूं, जनरल रूल कहता है हर कोई कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स अ बैंकिंग कंपनी। आपको याद है क्या? बिकॉज अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इट इंक्लूड्स बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज इन्वॉल्व इन द जनरेशन और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स एज नोटिफाइड बाय द सीजी लाइक द एफसीआई or the National Highway Authority of India are body corporates. Still Companies Act is applicable to them. तो अब मुझे बताओ बैंकिंग कंपनीज को भी क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? यस। तो अब ऐसे केस में अगर आपकी बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के पास गया है और इस बैंकिंग कंपनी ने लोन को अप्लाई किया है, बट आरबीआई कहती है हम लोन देंगे, बट आप आपकी सिक्योरिटी दीजिए। ओके, आप आपकी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कीजिए। और अगर हमारी बैंकिंग कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया होता, इट वुड हैव टू गेट दिस चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। बट ये रूल इंसर्ट होने के बाद हम कहते हैं इन बैंकिंग कंपनीज को, अगर बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है
तो इन बैंकिंग कंपनीज को इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर वापस से, अगर हमारे बैंकिंग कंपनीज ने, वर्चुअल स्टूडेंट सुनो, अगर हमारे बैंकिंग कंपनीज ने आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, अगर हमारे बैंकिंग कंपनीज ने आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, तो हमारे बैंकिंग कंपनीज को आरओसी के पास इस चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दिस चार्ज नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। This charge need not be registered with the ROC. This charge need not be registered with the ROC. इस अमेंडमेंट के पहले तक हमारी कंपनीज को, और ये बैंकिंग कंपनीज इंक्लूडिंग, ऐसे चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करना मैंडेटरी था। अब ये अमेंडमेंट के बाद हमने कहा है इन कंपनीज को इस चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल सी व्हाट वाज द रूल दैट इज बीन इंसर्टेड। ठीक है, छोटा सा रूल है जो इंसर्ट हुआ है, सुनो। सो नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई। So nothing in this rule, what was written in this rule, that every charge created has to be registered with the ROC within a period of 30 days, shall not apply to any charge required to be created or modified, क्योंकि section 77 includes both creation as well as modification by a banking company under section 77 in favor of the RBI. चार्ज क्रिएट किया जा रहा है इन द फेवर ऑफ आरबीआई बाय आर बैंकिंग कंपनी। तो लोन किसको मिल रहा है? अपनी बैंकिंग कंपनी, जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, उसने लोन लिया है और आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, बट इस चार्ज को आपको सेक्शन 77 के तहत आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये कब की बात है? जब आरबीआई ने हमारी बैंकिंग कंपनी को लोन या एडवांस दिया है अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 4 सब क्लॉज डी ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 क्लॉज डी, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 क्लॉज डी, आरबीआई के पास पावर है। आरबीआई के पास पावर है। क्या पावर है आरबीआई के पास? कि आरबीआई बैंकिंग कंपनीज को शॉर्ट टर्म लोन या एडवांसेस प्रोवाइड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स बीइंग प्लेज्ड। ये पावर आरबीआई को मिला है। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन नंबर 17 के तहत। तो अगर सेक्शन नंबर 17 के तहत आरबीआई ने हमारी बैंकिंग कंपनी को लोन या एडवांस दिया है और हमारी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, इस चार्ज को आपको आरओसी के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इस चार्ज को आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस, ये चीज आप लिखना चाहते हो? लिख लिया? वंडरफुल। सो दिस चार्ज नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी अंडर सेक्शन 77। Yes, only when banking company has got the loan or advance from RBI, और RBI ने भी ये जो लोन या एडवांस दिया है that is under section 17 subsection 4 clause D, which is usually applicable to short term finances. Okay, but वो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 17 क्या कहता है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इतना आपके एग्जामिनेशन के लिए जो रेलेवेंट है उतना मैंने आपको बता दिया है कि बैंकिंग कंपनीज को इस चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज हु हैव टेकन द लोन और एडवांस फ्रॉम द आरबीआई अंडर सेक्शन 17। यस और नो गाइस? वंडरफुल। सो दिस इज अमेंडमेंट नंबर 2, ऑफिशियली अमेंडमेंट नंबर 1, क्योंकि पहली वाली अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुकी थी। हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर विथ मी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
अब सुनो, बहुत मस्त अमेंडमेंट है ये, सेक्शन नंबर 94, एंड रियली वेरी रेलिवेंट इन दीज डेज, स्पेशली व्हेन देयर आर सो मेनी साइबर क्राइम्स दैट आर हैपनिंग. मैं आपको बताती हूँ ये सेक्शन क्या कहता है, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से. कंपनीज एक्ट के चैप्टर 7 में एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 94. और ये सेक्शन नंबर 94 जो था वो कहता था आपके जो भी रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ओके, ये रजिस्टर्स कुछ लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स जो है, ये लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं इन रजिस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट. इनफैक्ट उनकी एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are not a member of the company, if you are not a debenture holder of the company, if you are not a beneficial holder of the company, you can still inspect these registers on the payment of certain nominal fees. तो चाहे आप कंपनी के मेंबर हो ना हो, डिबेंचर होल्डर हो ना हो, बेनिफिशियल होल्डर हो ना हो, आप कंपनी के इन रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन नॉमिनल फीस, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. अब देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हर एक मेंबर के बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं. मेंबर का नाम, सरनेम, नेशनैलिटी, एड्रेस, उसका पैन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब आप बताओ, से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, बड़ा ही वाहियात इंसान है, ओके, एंड नाउ ही वांट्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रैंडम पीपल, कुछ फ्रॉड वॉड करने के लिए. बहुत बार करते हैं ना, टेलीकॉल करते हैं और बोलते हैं आपको लॉटरी लग गई है, आपको हम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको आप लोन दे रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी, विदाउट इवन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बस आप आपके ये डिटेल्स दो, आप इस पे ये सारे डेटास जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो भर दो और फिर हम आपको पैसे दे देंगे. कितने सारे स्कैंडल्स आजकल आ रहे हैं. अब हाँ, बस आप ये ओटीपी जो है वो बता दीजिए, हो गया बस काम, फिर तो ऑल द बेस्ट. तो अब ऐसे केस में ऐसे जो लोग हैं उनको चाहिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, सम बेसिक इंफॉर्मेशन. अब हमने ही क्या कर दिया है, हमारी बुक्स को ओपन कर दिया इंस्पेक्शन के लिए. लॉ मेकर ने मजे मजे में कह दिया, धुन धुन में, कि रजिस्टर ऑफ मेंबर हर कोई पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है. आप अगर ये कैटेगरी में हो, मेंबर, डिबेंचर, बेनिफिशियल होल्डर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आप नहीं भी हो तो भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कोई भी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन नॉमिनल फीस. आप सोचो, रिलायंस जैसी कंपनी, हजारों क्या लाखों करोड़ों मेंबर्स हैं, और सपोज एक इंसान है मिस्टर राम, बड़ा ही वाहियात इंसान है, बिल्कुल इरादे नेक नहीं है, और ये इंसान को कोई लोगों का डेटा चाहिए. उसको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जाओ, कुछ नॉमिनल फीस दो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेंबर्स का सारा डेटा उसको आ जाएगा. अब साल भर उसका सेट है, करोड़ों में से कुछ तो हजारों लोग होंगे जिनको ये सारे फ्रॉड और स्कैंडल्स के बारे में पता नहीं है, और बस जय माता दी, हो गया. तब अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा shouldn't be shared with everyone, and therefore this amendment came. ये अमेंडमेंट कहता है आज के बाद आपको इंस्पेक्ट करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आप कीजिए, बट अगर कोई इंसान रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, 4 चीजों के बारे में हम मेंबर्स की डिस्क्लोज उसको नहीं करेंगे. 1, उस मेंबर का पता, एड्रेस. तो अब देखो, अगर नेचुरल पर्सन होगा तो उसका घर का एड्रेस होता है जो यूजुअली रजिस्टर्ड होता है, बट इवन वन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. तो ऐसे केस में हो सकता है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस. ओके, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, या तो अगर नेचुरल पर्सन है तो आपका एड्रेस होता है. तो ये एड्रेस के बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे. किसी इंसान के घर का पता बहुत निजी मामला होता है, it's very confidential. We don't share our address to everyone. Do you know where I live? No.
we've been taking classes from the last 3.5 months. We've been together and we know each other. But still you don't know where I live. And even I don't know where you live. So basically where a person stays is a very confidential information. We don't give it to every person and any person. And therefore, किसी इंसान का एड्रेस हम शेयर नहीं करेंगे. साथ साथ में उसका पैन नंबर, उसका ईमेल आईडी, and along with that his unique identification number. Usually we share our आधार कार्ड नंबर. तो ये आधार कार्ड नंबर भी बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. ओके और आधार कार्ड से इंसान क्या नहीं कर सकता है. That is why we said we don't want to share this information with every person and any person who is inspecting the register of members. कल जाके कोई भी इंसान अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मांगता है, वी विल प्रोवाइड द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. बट ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हम ये 4 इंफॉर्मेशन हर एक मेंबर की उस पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. कौन सी 4 चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं बोलो तो? उस पर्सन का एड्रेस, अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो फिर उस केस में उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसका पैन नंबर. ये 4 चीजें जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखी जाती है, इन 4 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आप कोई भी पर्सन को जो इंस्पेक्ट करने आ रहा है उस बंदे को आप प्रोवाइड नहीं करोगे. सो दिस इंफॉर्मेशन will not be provided. This information will not be provided. तो अगर आपके कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, हर एक मेंबर के बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दी जाती है. बट अब हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर पर्सन जो इंस्पेक्ट करने आया है उसको हम नहीं देंगे. 4 चीजें नहीं देंगे. कौन सी नहीं देंगे बोलो? एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पैन नंबर. हो सकता है एमसीक्यू आ गया या 2 मार्क का सवाल आ गया कि कोई मेंबर आ गया कंपनी के पास, रिलायंस के पास, और रिलायंस को कहा कि मुझे कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स दो. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स दिया गया बट उसमें पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया था ऑफ द मेंबर्स. तो ये जो मेंबर है जो रिलायंस के पास आया उसने कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कंपनी का मेंबर हूं तो मेरे पास सारे मेंबर्स की डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर मैं इंस्पेक्शन के लिए आता हूं. सो ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कि हे जज साहब देखो मेरे साथ गलत हुआ है. क्या ये मेंबर के साथ गलत हुआ है? नहीं. अमेंडमेंट के बाद अब हम कहेंगे कि ये मेंबर के साथ गलत नहीं हुआ है. अमेंडमेंट के बाद अब हम कहते हैं आपको अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट करना है आप कीजिए, बट ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हम इन 4 चीजों के बारे में नहीं बताएंगे. कौन सी 4 चीजों के बारे में नहीं बताएंगे? एक बार लास्ट बार बोलो. उस मेंबर का एड्रेस, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द पैन नंबर. ये 4 चीजें हम उसको नहीं बताएंगे. हो सकता है 1-2 मार्क के लिए कुछ ट्रू फॉल्स आ जाए या एमसीक्यू भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. वी नेवर नो. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट. ओके, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. चैप्टर 8 में अमेंडमेंट नहीं है. नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग टू चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. आ जाइए अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पे. दिस अमेंडमेंट वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय स्वप्निल सर, बट फिर भी मैंने आपको जैसे कहा है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले, तो एक बार सिर्फ बता देती हूँ आपको. इट्स अ वेरी ओल्ड अमेंडमेंट, सितंबर 2021 की ये बात है. तो क्लास में ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया गया है, बट स्टिल बिकॉज इंस्टीट्यूट ने अपने अमेंडमेंट नोट्स में प्रोवाइड किया है, आई एम कवरिंग इट ओवर हियर. इट विल जस्ट बी अ रिविजन फॉर ऑल. इट्स ओके, इट्स नो नुकसान, लॉस तो है नहीं. जो भी रिविजन होगा, या तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी अ टोटल गेन ओनली. तो अब ये जो प्रोविजन है ये कहता है, देखो अगर आप कुछ क्राइटेरिया मीट करते हो, आपको CSR करना ज़रूरी है. अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या कोई कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको CSR एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है. अरे हाँ, है ना, CSR कमेटी बनाओ, CSR की एक्टिविटी करो वगैरह वगैरह. अब आप लोग जानते हो 2020 में जब कोविड आया
तो देश की हालत बहुत खराब थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वैक्सीनेशन का केओस था, इतना सारा मतलब बेसिकली पब्लिक को फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही थी। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि कंपनीज को लग रहा था वैसे भी हमें CSR एक्टिविटी करनी है और उसमें पैसा डालना है, तो वाई शुड वी इन्वेस्ट और वाई शुड वी डोनेट मनी फॉर दिस कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो बहुत सही टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर लाया और क्लैरिफिकेशन ला लिया। सर्कुलर्स आर फॉर क्लैरिफिकेशंस ओनली, और इसी क्लैरिफिकेशन के द्वारा अब CG ये कहता है अगर किसी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है फॉर कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज, सो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स और स्टोरेज प्लांट्स, ऑक्सीजन की कमी होती थी बेसिकली कोविड पेशेंट्स को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जाते थे इवन इन हॉस्पिटल्स एंड सम वर अलाउड टू कीप इट एट होम ऑल्सो। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बनाना, मैन्युफैक्चर एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, बहुत सारे पेशेंट्स की तबीयत काफ़ी सीरियस थी, दे वो पुट ऑन वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स में बेड और वेंटिलेटर्स की कमी होने लग गई थी, तो वेंटिलेटर्स बनाने के लिए अगर आपने पैसे दिए हैं, सो बेसिकली इन शॉर्ट कोविड को काउंटर करने के लिए जो भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लगाना ज़रूरी था, उसमें अगर आपने पैसा डाला है, वुड बी अ CSR एक्टिविटी, वुड बी अ CSR एक्टिविटी। उतना ही नहीं, आपने अगर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा दिया है फॉर रिसर्च कि क्या कोविड की कोई वैक्सीनेशन आ सकती है, कोई ट्रीटमेंट है, उसका रिसर्च चालू है, तो उसमें भी अगर आप पैसा डालोगे तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ CSR एक्टिविटी। गेटिंग दिस और नो? आप अकेले भी पैसा डाल सकते हो, आप गवर्नमेंट कंपनी के मिल के साथ भी क्या कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकते हो। सो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी के साथ मिलके भी अगर आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट में पैसा डाला है विच इज in collaboration with the government for the same, then also it will be considered as a CSR activity। उतना ही नहीं, अपने घर वाले और अपने एम्प्लॉइज के अलावा किसी का अगर आपने COVID-19 के वैक्सीनेशन के लिए फंडिंग दिया है, तब ऐसे केस में दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ CSR एक्टिविटी। सो बेसिकली आपने वैक्सीनेशन के लिए लोगों की मदद की है, और ये कौन लोग हैं? घर वाले नहीं, आपके घर वाले और फैमिली और एम्प्लॉई के अलावा अगर आपने किसी को पैसा दिया है टू गेट हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड, देन इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, दिस मनी दैट यू हैव गिवन for this vaccination will also be considered as a CSR activity, will also be considered as a CSR activity. This amendment was already covered in class by Swapnil sir, so this is not a new amendment, but because it was notified by the institute, I have covered it right now. बहुत simple है, कोविड से रिलेटेड आपने ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए हैं, वेंटिलेटर बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए हैं, आपने एम्प्लॉयज़ और फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी के वैक्सीनेशन के लिए पैसा दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, खुद आपने किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज को पैसा दिया है उसका रिसर्च करने के लिए, गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ किया, चाहे जो भी हो, कोविड का ये जो पैंडेमिक था उसको फाइट बैक करने के लिए आपने कोई भी किस्म का अगर मदद किया है, माना जाएगा कि आपने CSR एक्टिविटी करी है। Yes or no guys? And I think the last amendment that is remaining is relating to section number 137, copy of financial statements to be filed with the ROC. अच्छा, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। हाँ, अच्छा, लास्ट 2 अमेंडमेंट्स बचे, कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छे से सुनना आप लोग, ये सेक्शन जो है, ये अमेंडमेंट जो है वो क्या कहता है। देखो, इट्स अ न्यू इंसर्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये फॉर्म नंबर आपको लर्न करना जरूरी रहेगा। देखो, इट्स एन इंसर्शन, सब रूल 1B रूल 12 आपको इंसर्ट करना है, और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ। सेक्शन 135 इज टॉकिंग अबाउट CSR,
सेक्शन 135 इज टॉकिंग अबाउट CSR कि कौन सी कंपनीज को CSR एप्लीकेबल है. अभी हमने डिस्कस किया जिसका नेट वर्थ जो है 500 CR से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या जिसका जो है नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, एंड वगैरह वगैरह. CSR एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है. कौन सी CSR एक्टिविटीज़ है वो भी एक अलग दुनिया है, तो वो सब छोड़ दो आप. बट अब देखो, अगर आप CSR एक्टिविटीज़ करते हो, ओके, CSR एक्टिविटीज़ करने के बाद officially there was no CSR reporting that you were doing to the ROC. ROC को आप कोई CSR की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे. आप क्या कर रहे थे? बोर्ड रिपोर्ट में भले ही डाल दे रहे थे, या वेबसाइट पे भले ही लिख दे रहे थे कि ये सारा हमने CSR एक्टिविटी किया है, बट ऑफिशियली आपने ROC को कोई रिपोर्टिंग नहीं की थी रिलेटिंग टू योर CSR एक्टिविटीज. ये कमी थी. देखो, बोर्ड रिपोर्ट में आपने डाला वो अलग बात है, बट बोर्ड रिपोर्ट आप ROC को नहीं देते हो. आप वेबसाइट पे जब लिखते हो कि हमने एज अ हम्बल जेस्चर ये सोशल एक्टिविटीज की है, ये CSR एक्टिविटीज की है, इज नॉट अ रिपोर्टिंग टू द ROC. तो अब हमने ये जो कमी थी उसको भी ये अमेंडमेंट के तहत अब पूरी कर दी है. जो अधूरी कहानी थी उसको हमने क्या कर दी है? पूरी कर दी है. अब हमने कहा है आज के बाद हर कोई कंपनी जिसको CSR के ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है उसको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म जो है वो ROC को सबमिट करना पड़ेगा. एक फॉर्म जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा? ROC को सबमिट करना पड़ेगा. और यही जो फॉर्म नंबर है दैट इज फॉर्म नंबर CSR2. ये फॉर्म नंबर प्लीज याद रखना, हो सकता है MCQ के रूप में पूछा जाएगा. इट्स अ न्यू फॉर्म दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो 1 या 2 मार्क के लिए आपको MCQ पूछा जा सकता है. यू नेवर नो, जस्ट कीप दिस फॉर्म नंबर इन योर माइंड. CSR2 आप किसके पास फाइल करने वाले हो? ROC के पास फाइल करने वाले हो. एंड दिस CSR2 हैज टू बी फाइल्ड विद द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी विद द ROC. तो आप लोग जानते हो हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ROC के पास फाइल करने पड़ते हैं, इधर इन फॉर्म नंबर AOC4, या तो अगर वो NBFC है तो AOC4 NBFC इंडियन AS के हिसाब से, या तो कुछ कंपनीज को XBRL फॉर्मेट में भी क्या करना पड़ता है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म करने पड़ते हैं. तो अब ऐसे केस में आप जब आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ AGM के 30 दिनों के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हो. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एम आई करेक्ट? ओके, AGM कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर, 1 मिनट, आई जस्ट राइट इट डाउन. हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी को AGM कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर ROC के पास क्या फाइल करना पड़ता है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब अमेंडमेंट के बाद लॉ मेकर कहते हैं जब आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हो, इन फॉर्म नंबर AOC4 या तो AOC4 NBFC INDAS या तो कभी कभार XBRL, इसके साथ मतलब क्या ये एक एडिशन है? आपको क्या करना पड़ेगा? ROC के पास एक CSR2 भी फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. बट ऑब्वियस सी बात है, CSR2 कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा? जिनको CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं. सो बेसिकली दोज कंपनीज हु आर फॉलोइंग अंडर 135, वही कंपनीज को CSR2 भी ROC के पास फाइल करने की जरूरत है. अगर आपको 135 ही एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ता है? आपके AOC4 के साथ साथ ROC के पास CSR2 भी सबमिट करना पड़ेगा. बट अब मैं आपको कहानी में ट्विस्ट बताती हूँ. ये जब अमेंडमेंट आया, सुनो ना, अमेंडमेंट आया इन
Feb 2022. Amendment came on 11th Feb 2022. और जब ये अमेंडमेंट आया ना 11th Feb 2022 को, तो ये अमेंडमेंट कहता था कि ये जो CSR 2 की बात हमने कही है, ये जो हमने CSR 2 की बात कही है, ये CSR 2 आपको फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2021. मतलब अब आप बताओ, व्हेन इज फाइनेंशियल ईयर 2021 एंडिंग? 31st March 2021. You have to file CSR 2 of financial year 2020-21, which is ending on 31st of March 2021. बट आप बताओ, ये जो चीज है, ये अमेंडमेंट कब आया? बोलो ना, अमेंडमेंट आया कब? 11th of Feb 2022. आप बताओ 11th Feb 2022 तक मेरा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2021, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन भी गए थे, ऑडिट भी हो गए थे, एजीएम में ले करके अडॉप्ट भी हो गए थे, उसको मैंने आरओसी के पास फाइल भी कर लिया था. सही या गलत? आप आओ इस दिन पे तो आपको समझ में आएगा, आप महसूस कर पाओगे मैं क्या कह रही हूं. अमेंडमेंट आया है 11 Feb 2022 को, और 11 Feb 2022 को सरकार कह रही है जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31st March 2021, उसका भी आप CSR 2 फाइल करो. बट क्या कहता है ये रूल कि आपको CSR 2 फाइल करना पड़ता है विथ AOC 4. अरे AOC 4 मेरा लॉन्ग टाइम बैक ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे CSR 2 फाइल करना पड़ेगा. आप आज अचानक से बोल रहे हो CSR 2 फाइल करो, तो मैं करूंगा कैसे? वो तो ऑलरेडी फाइल हो चुका है. तो लॉ मेकर ने भी इस चीज को समझा है और कहा है आप चिंता मत कीजिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग ऑन 31st of March 2021, आप CSR 2 जो है वो फाइल कर सकते हो बाय 31st March 2022. बट आपको पता है ये अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट आया. ये अमेंडमेंट आया था 11/2/2022 और कहा अब वो तो आपने AOC 4 भर दिया है, तो आप एक काम करो 31st March 2022 तक तो भर दो CSR 2 पिछले साल का. ओके, बट फिर लॉ मेकर ने सोचा दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑल दिस, तो इसको भी हमने अमेंड किया फर्दर. सो बेसिकली इवन दिस डेट इज नॉट एक्चुअली रेलेवेंट फॉर अस. फर्दर अमेंडमेंट के बाद कहा आप ये CSR 2 जो है, कौन से साल का CSR 2? फाइनेंशियल ईयर 2021. ओके, आप फाइल कर सकते हो टिल 31st of March 2022. सो बेसिकली और 2 महीने ऐड कर दिए. अमेंडमेंट आया 11 Feb को, तो फेब के आधा महीना मिल रहा है, मार्च अप्रैल में 3.5 महीने का समय है टू फाइल CSR 2 ऑफ विच ईयर? फाइनेंशियल ईयर 2021. और उसके बाद के जो सारे साल है उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि देखो ये अमेंडमेंट 11 Feb 2022 को आया, 31st March 2022 को मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाऊंगी, ऑडिट होगा, एजीएम में ले डाउन होगा, अडॉप्ट होगा, फिर 30 दिनों के बाद मैं आरओसी के पास AOC 4 सबमिट करती हूं. उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली नाउ आई ऑल्सो हैव टू फाइल CSR 2. तो आगे की बात तो स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, बट क्योंकि ये प्रोविजन बैक मतलब 1 साल पहले से एप्लीकेबल है, दैट इज वाई वी गिव अ लिटिल लीनियंसी एंड वी सेड डोंट वरी, फाइनेंशियल ईयर 2021 का ये जो CSR 2 है वो आप फाइल कर सकते हो एनी टाइम बाय 31st of May 2022. Did you understand this? Are you sure, my dear friends? So basically this provision is applicable to those companies which have to file CSR, जिनको 135 एप्लीकेबल है. आपको आपके फाइनेंशियल्स के साथ साथ CSR 2 भी आरओसी के पास सबमिट करना जरूरी है. वैसे ये जो है ये ट्रांजैक्शन मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2021
ये अभी रेलिवेंट नहीं है बिकॉज 31 ऑफ मे 2022 भी कंप्लीट हो चुका है, बट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस थिंग इज एप्लीकेबल टू यू, आई डोंट नो, हो सकता है एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकती है, बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट आई फील रादर देन द डेट्स इज फॉर्म नंबर CSR2. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. तो फॉर्म नंबर CSR2 तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ अब तो आपको आगे जाके आपके फाइनेंशियल्स के साथ साथ CSR2 तो भरना ही है ROC के साथ, हाँ या ना. तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखना और दिमाग में इस अमेंडमेंट को फिट कर देना. तो देखो वही बात कही गई है. तो ये जो सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है. CSR2 किसको सबमिट कर रहे हो? ROC को. और फिर लिखा है ये जो रिपोर्ट है आप कौन से साल से शुरू कर रहे हो? फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स. As an addendum means as an addition. Addition to what? To form number AOC4 or AOC4 XBRL or AOC4 NBFC IND AS as the case may be. Okay, तो in addition to AOC4 आप CSR2 भी ROC को सबमिट कर रहे हो. बट अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ये अमेंडमेंट लाया है फेब 2022 में और आप कह रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2021 का आप दे दो, तो कैसे देखें? वो तो हमने ऑलरेडी भर दिया है फाइनेंशियल्स. तो इसलिए उसके लिए हमने कहा था आप 31 मार्च 2022 तक भर लो, बट ये 31 मार्च भी पोस्टपोन हो गया है और आ गया है टू 31 ऑफ मे 2022. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो what is actually relevant is 31st of May 2022 and the last amendment, and then the amendments come to an end, is relating to maintenance of books in the electronic format. आप जानते हो कोई भी कंपनी है अगर वो चाहे अपनी बुक्स फिजिकल फॉर्मेट में मेंटेन कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे तो अपनी बुक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकती है. बट अगर आपने आपकी बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन किया है तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रूल 3 एप्लीकेबल होता है. तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपने आपकी बुक्स को मेंटेन किया है, जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हो आपकी बुक्स को बनाने के लिए, से फॉर एग्जांपल टैली, एनी सॉफ्टवेयर, यू मेक इट श्योर कि ये जो आपके सॉफ्टवेयर है, ये जो आपके सॉफ्टवेयर है, इट इज हैविंग द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल एंड क्रिएटिंग एन एडिट लॉग. तो कल जाके अगर किसी ने भी इन बुक्स के साथ छेड़खानी की है, कल जाके से फॉर एग्जांपल दिवाली पे सर एंड आई वेंट ऑन अ हॉलिडे और पीछे से हमारे स्टाफ ने ये बुक्स के साथ कुछ छेड़खानी कर दी, कुछ एंट्री डिलीट कर दी या कुछ एंट्री के साथ छेड़खानी की, चेंज कर लिया, तो अब ऐसे केस में ये जो ऑडिट ट्रेल है वो मेंटेन होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट उसका लॉग भी क्रिएट होना चाहिए. कल जाके अगर ऑडिटर आए और उसको एक रिपोर्ट चाहिए कि कौन सी एंट्रीज को करने के बाद उसके साथ छेड़खानी हुई है, तब ऐसे केस में दिस रिपोर्ट ही शुड बी केपेबल ऑफ गेटिंग. क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जब आप बुक्स मेंटेन करते हो और ऑडिट ट्रेल नहीं होता है, वी नेवर नो कौन सी एंट्री के साथ कब छेड़खानी हुई है. सो दिस शुडंट हैपन. छेड़खानी हुई है मतलब इट्स समथिंग फिशी, सस्पिशियस, एंड दैट इज व्हाई वी सेड दैट हे कंपनी, आप चाहे जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग योर बुक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, you have to make it sure your accounting software is having the capacity of maintaining an audit trail along with that also creating an edit log. तो कल जाके अगर ऑडिटर डिमांड भी करता है या चाहता है कि उसको ये एडिट लॉग मिले, एडिट मतलब जिसने कुछ चेंजेस किए in that particular entries, तो he'll be capable of getting that log कि इस तारीख को इस पर्सन ने इस एंट्री के साथ ऐसी छेड़खानी की है. ओके, सो ऑडिट पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो रूल है अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st of April 2022, बट बहुत शॉर्ट नोटिस में ये रूल को एप्लीकेबल करवाया गया था और इसीलिए इसमें अमेंडमेंट आया था. एक्चुअली दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट केम ऑन 31st March
2022 एंड वी सेड कि ये जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1st of April 2022, मतलब अगले दिन से। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप कैसे सॉफ्टवेयर चेंज कर लोगे, इम्प्लीमेंट भी कर लोगे, एम्प्लॉयज को ट्रेन भी कर लोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयज को ट्रेन भी तो करना होता है ना, तो इसीलिए कहा गया है दिस इज एप्लीकेबल बट नॉट फ्रॉम द 1st of April 2022, इट्स एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st day of April 2023। तो 1 साल का ब्रीदिंग पीरियड दे दिया है। इस 1 साल में आप डिसाइड कर लो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेबल करवाना है। अलॉन्ग विद दैट ट्रेन योर एम्प्लॉयज एंड गेट थिंग्स चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2022। फॉर्चुनेटली आपके अटेम्प्ट में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, जैसे मैंने कहा 3 ही अमेंडमेंट्स है, बाकी सारे अमेंडमेंट्स तो ऑलरेडी क्लास के दौरान हो गए थे। तो होपिंग कि आप अपना बेस्ट दो इस अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज अगली बार कितने अमेंडमेंट्स आए इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। ओके, बहुत कम अमेंडमेंट्स है और समय अभी आपके हाथों में है। यू स्टिल हैव फ्यू डेज ऑफ सितंबर, फुल अक्टूबर लेफ्ट इन योर हैंड। ये कम समय को भी अगर आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इट्स अप टू यू। ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए। इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट 27th और 28th को हम लोग रिविजन सेशंस लेने वाले हैं, जहां हम कोशिश करेंगे 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स का रिविजन हो जाए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और वहां पे हम नहीं रुकने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में मैंने प्लान किया है कि हम ICI के पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं और RTP की भी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखना, मार्क इट इन योर कैलेंडर एंड अटेंड दीज लेक्चर्स। बिकॉज देखो 30 मार्क्स के लिए MCQ है, बाकी 70 मार्क्स इज ऑल सब्जेक्टिव। और अगर ये सब्जेक्टिव है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मार्क्स नहीं देने वाली है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्निंग एंड राइटिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट्स की मैंने जिम्मेदारी पूरी की है। 27 और 28 को आई विल लेट यू नो अबाउट द टाइमिंग थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल। वहां पे मैं आपको बता दूंगी ये 2 दिनों में व्हाट टाइम will be the revision sessions. Of course they will be they will be through the live streaming mode for virtual students on YouTube. और अगर आप पुणे में हो तो फिजिकली आप ये रिविजन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, बट रिविजन के साथ साथ हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये मैंने कभी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। CA फाइनल में जब मैं थी, मेरा CA फाइनल का अटेम्प्ट 6 मंथ से प्रीपोन हुआ था। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ 5 मंथ्स की मैंने प्रेपरेटरी लीव ली थी फॉर द एग्जामिनेशन। फर्स्ट टू मंथ्स इट्स अबाउट CA फाइनल। फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ पढ़ाई की, दिन रात एक करके मैंने पढ़ाई की, और मैंने 8 भी पेपर्स को कंप्लीट कर दिया इन दोज 2 मंथ्स। एंड आई वॉज वेरी रिलैक्सड। आई एम लाइक फर्स्ट रीडिंग इज डन 2 महीने में, अब 3 महीने चलो सेकंड और थर्ड रीडिंग करते हैं। बट फिर मैंने सोचा सेकंड और थर्ड रीडिंग करने के पहले एक बार चलो रैंडमली ICI का कोई पेपर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखते तो है ये 2 महीने में मैंने क्या गुल खिलाया है, दिन रात एक करके, इतना सारा सैक्रिफाइस करके क्या मैंने करा है। पेपर लिया मैंने, पहला पेपर अकाउंट्स का, और सॉल्व करने शुरू किया एकदम घड़ी के कांटे के हिसाब से। 3 घंटे में 2 से 5 के बीच में पेपर सॉल्व करना है। 20 मिनटों में पेपर हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा था। 20 मिनट के बाद पता ही नहीं था मुझे लिखना क्या है। दैट वॉज द टाइम आई बिकेम क्रेजी। आई एम लाइक 2 महीने मैंने किया क्या है, मतलब वॉट हैज जस्ट हैपेंड। इट वॉज लाइक अ शॉक। मतलब उस शाम मेरे को याद है मैंने खाना भी नहीं खाया था। I was only crying. Then my dad came home and he's like, what happened to you? I told him about what happened. कि 2 महीने मैंने 14 घंटे पढ़ाई की है। मैंने लिटरली कोई सोशल इवेंट अटेंड नहीं किया है, कोई बर्थडेज नहीं, कोई मूवीज नहीं, टीवी बंद। इवन माई पेरेंट्स शट डाउन द टीवी फॉर अस, फॉर मी एंड माई ब्रदर। आप लोगों ने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, और मैं क्या कर रही हूँ, 2 क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रही हूँ। What did I do in these 2 months? ऐसा भी नहीं है that I did not behave sincerely towards myself.
2 महीना इज्जत से मैंने पढ़ाई किया था, एकदम इज्जत, मतलब एकदम सिंसियरली. देन व्हाई एम आई नॉट एबल टू आंसर वॉज द क्वेश्चन. मैंने इसको बहुत मन पे ले लिया इस एपिसोड को, और मैंने ठान लिया कि अब मैं ICAI तेरे को बता के रहोगे. 20 मिनट में तूने मुझे ये औकात मेरी बता दी है ना, अब तू रुक. मैंने ठान लिया हर पेपर 8 सब्जेक्ट के पेपर्स कि मैं कम से कम 5 पेपर सॉल्व करूंगी, कम से कम. एंड यू विल नॉट बिलीव, इन द कमिंग 1.5 month आई ओनली डिड वन थिंग. आई वॉज सॉल्विंग ICAI पेपर्स, दैट्स इट. हर एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स मैंने सॉल्व किए, हर एक सब्जेक्ट के. वही काम मैंने किया 1.5 महीना. और बाकी का जो समय था वापस से मैंने सेकंड रिवीजन के लिए इस्तेमाल किया है. यू विल नॉट बिलीव, ये 1.5 महीने में जो मैंने पेपर्स को सॉल्व किया है, उसी ने मेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल लेके गया है. जिसके वजह से इवन दो माई अटेम्प्ट वॉज प्रीपोन्ड बाय 6 months, आई गेव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर एंड आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ICAI के पेपर सॉल्व करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब एग्जामिनेशन के लिए मैं गई थी, मेरे को ऐसे कुछ नया नहीं लग रहा था. मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल एंशियस, बिल्कुल एंशियस नहीं थी. वो ऐसे एग्जाम फीवर, एंजाइटी और वो सब था ना, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ नया कर रही हूं. अरे 5 पेपर्स हर सब्जेक्ट के, मतलब 8 5 40 पेपर्स आई सॉल्व्ड. 40 पेपर्स इज नॉट अ जोक. 40 पेपर्स मैंने अगर सॉल्व किए हैं. जब मैं एक्चुअल पेपर के लिए गई थी, मुझे ऐसे कभी लग ही नहीं रहा था दैट आई एम गोइंग फॉर एन ICAI एग्जामिनेशन. वही समय 2 से 5, वही पेपर पैटर्न, वही चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ, वही रूटीन में फॉलो कर रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कुछ नया मेरे साथ हो रहा है. वो 40 दिनों में, मतलब 1.5 महीने में, हर रोज मैंने एक पेपर सॉल्व किया है. हर रोज वही रूटीन था. और उसके बाद तो और एक रिवीजन किया, और फिर रिवीजन के बाद मैंने एक्चुअली नवंबर में पेपर अटेम्प्ट किया था. 2011 की बात है. तो दैट एंजाइटी, दैट नर्वसनेस, दैट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस वॉज नॉट देयर ओनली बिकॉज अंदर से मुझे पता था कि मैं कुछ नया कर ही नहीं रही हूं, मैं वही कर रही हूं जो मैंने पिछले इतने महीनों से किया है. एंड दैट इज वाई आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. So writing practice and solving past papers is an equal important role for the examination. इतने महीने अगर आपने इतनी पढ़ाई की है ना, मुझे पता है आप लोगों के क्या रूटीन थे. सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक आप लेक्चर्स में रहते थे, फिर आप होमवर्क करते थे, संडे टू संडे आप टेस्ट देते थे. आई नो हाउ मच यू हैव सैक्रिफाइस्ड. मेरे आंखों के नीचे की बात है. इवन आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज. इतने सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं. Now it's the time to get the fruits for these sacrifices. इतने समय तक अगर आपने अपने आप को होल्ड किया है, तो आई थिंक कुछ महीने और आप होल्ड कर लो. यू विल बी एबल टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. वो डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, वो डेडिकेशन होना जरूरी है, और वो हार्डवर्क अब करना जरूरी है. इतने महीने आपने 6 महीने हार्डवर्क किया है, अब 1.5-2 महीने के लिए पीछे बिल्कुल मत हटिए, बिकॉज दिस इज द टाइम विच इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस. क्लासेस और होमवर्क तो सबने किया है, बट सेल्फ स्टडी के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो इज द डिफरेंशियल फैक्टर. एंड दैट इज वाई दिस टाइम आई हैव प्लान्ड फॉर दीज राइटिंग पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स एंड सॉल्विंग दी RTPs. क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत आई थी कि मैम आता सब कुछ है, लर्न सब कुछ किया है, बट लिख ही नहीं पाए. अरे तो इतनी मेहनत करके अगर आप लिख नहीं पाए तो फायदा क्या हुआ मेहनत करके? Because these 3 hours are those hours in which you write the paper. और यही जो आपने 3 घंटों में लिखा है, वो इंस्टीट्यूट को बताता है कि आपने कितनी मेहनत पिछले 8-9 महीनों में की है. बिकॉज आपके और इंस्टीट्यूट की ये जो गैप है, एक ही चीज ब्रिज करती है, द पेपर दैट यू रोट इन दीज 3 hours. उसी से इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा वेदर यू शुड बी पास्ड और यू शुड बी शोन by after every November there is me, that path. So basically my dear friends, जो मैंने strategy follow की थी, that's a well tested strategy and was really beneficial to me. तो इसलिए मैंने सोचा this should also be implemented on the kids, and I don't think so the kid should fail just because he is not able to present his knowledge. इतनी मेहनत की है, इतना अच्छे से समझा है, लेक्चर्स अटेंड किया है, होमवर्क किया है, सेल्फ स्टडी किया है, बट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू प्रेजेंट द नॉलेज शुड नॉट बी द रीजन ऑफ नॉट क्लियरिंग.
चलो बच्चों ने लेक्चर्स बंक ही किए हैं, होमवर्क ही नहीं किया है, सेल्फ स्टडी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया और वो फेल हो रहा है, तो मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं थी पास होने की, उसने वो डिटर्मिनेशन बताया ही नहीं था, वो डेडिकेशन बताया ही नहीं था उसके कोर्स को। बट इतना करने के बाद फिर भी अगर आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और आप फेल हो जाते हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू राइट, देन इट फील्स रियली वेरी बैड। क्योंकि वो एक दो दिन या एक दो हफ्ते या एक दो मेहनत की बात नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आर 8 to 9 months दैट यू ऑल हैव स्पेंड डे इन एंड डे आउट। और अब वो समय आ चुका है जहां पे आपको बोए हुए बीज का फल मिलने वाला है। तो इस समय पे तो आपको बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहिए। जब हम 27 और 28 को रिवीजन के लिए मिलेंगे तब मैं आगे की डेट ज़रूर डिक्लेयर करूंगी कि कब हम पास्ट पेपर्स और आरटीपी की रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स।